नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि कथा पूरी कर चुके थे, उसको पूरा पढ़ चुके थे अच्छे से। और आज हम लोग जो करेंगे उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है आपका प्रश्न कि उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, इसको तो आप खुद ही उच्चारण करेंगे और अपनी पुस्तिका यानी कॉपी पर लिखेंगे। हम शुरू करते हैं एक पदेन उत्तरत से, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठा के बैठ जाइए और अपना स्टार्ट कर लीजिए लिखना। एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का क्या मतलब होता है कि एक पद में उत्तर दीजिए। ये कौन सा लकार हो गया? लोट लकार। पहला प्रश्न है आपका कि शतबुद्धि सहस्र बुद्धिश्च, इसमें क्या लगा है? च लगा है। कुत्र निवसतः स्मः, कहाँ रहते थे? तो ये आप स्टोरी पढ़ चुके हैं। कहाँ रहते थे? जलाशय। जलाशय में। इसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है और वही वाली ट्रिक यूज़ करेंगे आप। एक ही मात्रा, एक ही मात्रा होगी तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण कारक और चिन्ह क्या होता है? में पर। जाल हस्ता, जाल हस्ता, धीवरा कम उपागता, हाथ में जाल लिए हुए, धीवरा मतलब मछुआरे, बहुत सारे मछुआरे हैं। कम कहाँ, उपागतः कहाँ आके पहुँच गए थे? जलाशयम, जलाशय के पास, ठीक है। कहाँ पहुँच गए थे? जलाशय के पास पहुँच गए थे। फिर तीसरा क्या है? ग क्या है? कस्य एका बुद्धि आसीत। अब यहाँ भी देखिए र लगा है, बुद्धिरासीत है ना। तो आप इसको जब आप संधि करेंगे तो आ जाएगी आपकी बुद्धि ही धन आसीत। बुद्धि धन आसीत। किसकी एक बुद्धि थी? तो बच्चों किसकी एक बुद्धि थी? तो मंडूकस्य, मंडूक की, मेढक की। अब की लगा है और की किसकी कौन से कारक में आता है? तो संबंध कारक में। संबंध कारक में ही तो होता है अधिकरण का की के। तो मंडूकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो हो जाएगा मंडूकस्य, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, जलाशय बहवः के सन्ति। जलाशय में बहवः बहुत सारे क्या हैं? तो जलाशय में बहुत सारे क्या हैं? मत्स्याः। जलाशय में बहुत सारी मछलियाँ हैं। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह उक्तवान इति लिखत। कह उक्तवान इति लिखत, किसने क्या कहा ये लिखिए। तो कौन क्या है ये? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है ना लिख कर, इसको काट दीजिए। कह उक्तवान इति लिखत, ये आपका लोट लकार है। किसने क्या कहा? और किसने क्या कहा में कौन कौन है? मंडूक है, शतबुद्धि है, सहस्र बुद्धि है और धीवर है। तो पहला है आपका एतस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्या सन्ति। इस जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं। ये किसने कहा था? ये तो एक धीवर ने बोला था। बहुत सारे धीवर आए थे, धीवरा, लेकिन कहा किसने था? एक धीवर ने, धीवरः। केवलम वचनम श्रवणादेव न भेतव्यम। केवल वचन सुनने से ही न भेतव्यम, डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा? सहस्र बुद्धि ने कहा था, ठीक है। तुम सहस्र बुद्धि ही असि, तुम सहस्र बुद्धि हो। ये किसने कहा? ये शतबुद्धि ने कहा। उसकी वाहवाही करते हुए कहा था ना शतबुद्धि ने कि तुम तो सहस्र बुद्धि हो, तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। तो ये किसने कहा था? शतबुद्धि ने। भो मम तु एका एव बुद्धि। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तू एका है ना। हमने कल आपको ये बताया था कि ये यड़ संधि है और तू एका को इसने विच्छेद कर दिया है। और जब इसको हम संधि करेंगे इसकी, तो क्या बन जाएगा? त्वेका। क्या बन जाएगा? त्वेका। तो भो मम तु एका एव बुद्धि, मेरी तो एक ही बुद्धि है। ये किसने कहा?
मंडूक ने, यानी कि कौन, मेढक ने कहा था। नेक्स्ट मंजुषात। अब ये देखिए, मंजुषात क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। आप अपनी बुक में देखिएगा तो आपके कई उदाहरण दिए हुए हैं, क्षिपस्यामः, नास्ति, रक्षिष्यामि, निवसतः स्म, अवदत् इत्यादि को जो है आपको अपने फिलिंग द ब्लैंक्स में करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो यहाँ भी ये जो हिंदी है पूरा करके इसको आप कट कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। मंजुषात, मंजुषात से क्रियापद को लेकर के, चित्वा मतलब लेकर के, वाक्यानि वाक्य को पूरा करिए या करो, ये लोट लकार है। दो मत्स्यो निवसता स्म, दो मछलियाँ। ठीक है, कितनी मछली है, दो मछलियाँ। निवसता स्म, निवास करती हैं। पहले आप ये समझिए कि इसमें भरना क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपकी निवसता स्म। ठीक है, इस पे आप अंडरलाइन लगा लीजिए, दो मत्स्यो निवसतः स्म, एको धीवरः अवदत् शव अत्र। ये शव अत्र में क्या हो गया है आपका पूर्वरूप संधि, शव अत्र जालम क्या है, क्षिपस्याम, तव सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति। कस्यापि क्या हो जाएगा, ये नास्ति, तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नहीं है। ये आप अंडरलाइन कर लिए, ये भरना था। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षिष्यामि, आगे क्या होगा, रक्षिष्यामि। ठीक है, तो मैं तुम्हारी सुबुद्धि के प्रभाव से रक्षा करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। अब चलिए, अब आता है भाषा के अनुवाद पे। आपको हिंदी संस्कृत में दिया हुआ है और हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, तो क्या है, तत्, ये है आपका, हाँ, ये अभी हम कल आपको बताए थे इसको छत्व संधि में कि तत् शुत्वा, ये तत् छुत्वा है ना, इसमें आप एक र भी लगाइए छ में, ऐसे ये छ में ऐसे र भी लगाइए, तत् श्रुत्वा है तत्, और जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा तत् श्रुत्वा मत्स्याः दुखिनो अभवत्। यह सुनकर मछलियाँ दुखी हो गईं। नेक्स्ट, अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण रक्षिष्यामि। अहम मीन्स मैं, त्वाम अहम अहम मैं, त्वाम सुबुद्धि प्रभावेण मैं तुम्हारी सुबुद्धि के प्रभाव से रक्षा करूँगा। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब जैसे लिखा हुआ है उसकी भी हिंदी आप कर लेंगे तो वही अनुवाद होगा, चाहे आप उलट फेर के करिए, सेंटेंस सही होना चाहिए। तो अहम त्वाम मैं तुम्हारी सुबुद्धि के प्रभाव से, प्रभावेण है ना, तो इसमें क्या कौन सी कारक लेगा, से, करण कारक, रक्षिष्यामि रक्षा करूँगा। हाँ, ये भी सही है और आपका ये वाला अनुवाद भी ठीक है कि मैं सुबुद्धि के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करूँगा। अहम तु अत्र न स्थास्यामि, मैं तो, तू मीन्स तो, मैं तो अत्र यहाँ न ठहरूँगा। तो मैं यहाँ नहीं, यहाँ पे आप तो और लगाइए क्योंकि तू का मतलब क्या होता है, तो। ठीक है, और ये उत्तर के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, अनुवाद। उत्तर के स्थान पे लिखिए अनुवाद, क्योंकि ये अनुवाद करने को कह रहा है ना, क्वेश्चन नहीं पूछा है जो आपको उत्तर लिखना है, यहाँ पे कह रहे हैं अनुवाद करने के लिए। तो आप यहाँ पे उत्तर के स्थान पे लिखिए अनुवाद। अहम तु अत्र न स्थास्यामि, मैं तो यहाँ नहीं ठहरूँगा। ठीक, ये स्थास्यामि में लिट लकार का प्रयोग किया गया है। लिट लकार का मतलब भविष्यकाल। मंडूकः स्वपत्नीम अकथयत, मंडूक अपनी पत्नी से कहा। ये कौन सा लकार है, अकथयत, लंग लकार। लंग लकार का मतलब क्या होता है, भूतकाल। मेढक ने अपनी पत्नी से कहा। फिर अब ये देखिए, अब आता है समास विग्रहम कृत्वा समासस्य नाम लिखत।
समासस्य नाम लिखत। यहाँ पे संक्षेप में आपको समझना है, समझते हुए आप चलिएगा, और जब हम व्याकरण में आपको समास पढ़ाएंगे विस्तृत रूप से तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आपकी बुक में जो है वो समझिए। समासिक पदम, ये देखिए ये आपके ऊपर की हेडिंग है, समासिक पदम, समास विग्रह, फिर समास का नाम। तो ये देखिए जलाशस्य, तत्पुरुष समास कहाँ होता है बच्चों? तत्पुरुष समास वहाँ होता है जब भी कोई शब्द आए और आप उसका हिंदी तो बनाते होंगे ना, हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है? जब उसका आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो जो बीच में कारक आएगा, कारक का मतलब भी समझ रहे होंगे, कारक का चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ने, को, से, ये सब क्या है? कारक ही तो है। तो जब भी ने, को, से ये जब आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास विभक्ति लगी होगी तभी वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा समास हमारे क्या हो जाते हैं? तत्पुरुष समास हो जाते हैं। ठीक, बहुत सारे समास हमारे ऐसे होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं जिसमें बीच में कारक लगा होता है। तो पहले देखिए जलाशय, पहले हम इसका अर्थ देखेंगे क्या है। ठीक है, जलाशय, तो जलाशय को हिंदी में क्या बोलेंगे? जल का आशय। आशय मतलब जल का समूह हो, जल का समूह है, जल का आशय, आशय मीन्स होता है समूह। तो जल का आशय, अब ये हो गया ना जल का। अब आप देख लीजिए जल का आशय। ठीक है, जल का आशय, तो ये बीच में क्या आ गया? का आ गया। और का जब आएगा तो आपको पता है कि का कौन सा कारक में लगता है? संबंध कारक में लगता है। किस में लगता है? संबंध कारक में लगता है। और संबंध कारक होता है आपका संबंध कारक क्या होता है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक लगता है। और आपको रूप भी याद होना चाहिए, एक रूप याद करिए। जैसे आप अकारांत में राम का रूप है, अब तक आपके 6 में 7th में बहुत सारे रूप आ गए हैं, तो राम का रूप है, बालक का रूप है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो राम का ही रूप है, तो रामस्य रामयो रामः, तो उसमें क्या लगता है? अस्य। ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक में भी बता चुके थे। तो जल का, तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह? जलस्य। आशय, लास्ट वाला वर्ड वैसा ही होता है, और बीच में जो है जो विभक्ति आती है उसी के अनुसार हम बनाते हैं। तो जलस्य, जल का आशयः, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास हो गया? ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें षष्ठी लगा है तो इस वजह से हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इसको देखिए जल मध्य। अब ये देखिए जल मध्य। अब जल मध्य की आप हिंदी बनाइए पहले। जल नहीं, जाल मध्य। जाल मध्य की हिंदी बनाइए। जाल मध्य मतलब जाल के बीच में। क्या आ गया? जाल के बीच में आ गया ना, जाल के बीच में। तो ये कौन सा कारक आया? फिर आ गया के, तो इसका यहाँ फिर आया के, तो फिर हो जाएगा जालस्य। क्या हो जाएगा? जालस्य। इसमें भी हो गया आपका जालस्य मध्य। ठीक, जो विभक्ति रहेगी, जो कारक रहेगा, उसी को आप रूप के अनुसार लगा देंगे तो बन जाएगा आपका समास विग्रह। और जो आप विभक्ति लगाएंगे वही समास होगा, वही तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जब भी कारक आएगा तो कारक आने का मतलब ही है कि तत्पुरुष समास हो गया आपका। तो क्या हो गया आपका? षष्ठी तत्पुरुष समास। जाल मध्य में भी है षष्ठी तत्पुरुष। स्वपत्नीम। अब स्वपत्नीम क्या है? स्वपत्नीम की बनाइए। स्वपत्नीम, अपनी पत्नी। क्या है? स्वपत्नीम। तो इसका बनाएंगे अपनी पत्नी। स्वपत्नी, अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो गया? इसमें भी तत्पुरुष समास हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा? प्रथमा है। हाँ, तो इसमें जो है प्रथमा तत्पुरुष समास है। तो ये हो गया आपकी स्वपत्नी, अपनी पत्नी। यहाँ पे आपका ने छिपा हुआ है। ठीक है, ये जो जब आप अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में जब भी जैसे होता है कि राम आम खाता है, एक मिनट, जैसे कि आप लिखते हैं राम आम खाता
है। ठीक है, तो देखिए राम के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे राम में प्रथमा विभक्ति है और हम समझ जाएंगे कि इसमें ने लगा हुआ है। ठीक है, राम के आगे कोई चिन्ह नहीं है और आम के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, तो जब भी दूसरे में यदि कोई दूसरा शब्द आए उसमें आगे कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति होती है, और यदि कोई भी सेंटेंस के पहले वाले शब्द में आगे कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति होती है। उसी तरह से यहाँ भी है, स्वपत्नी में ना, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो आप समझ जाइए यहाँ पे प्रथमा है, इसमें भी तत्पुरुष समास लगा है। ठीक है, तो स्वपत्नी रामः आम्रम, ये देखिए यहाँ पे द्वितीय लगेगी, रामः आम्रम खादति। तो वैसे ही ये हो गया स्वपत्नी, इसमें भी तत्पुरुष समास है। फिर देखिए जन्म स्थानम, फिर क्या है आपका जन्म स्थानम, तो जन्म का स्थान आ गया ना बीच में फिर से विभक्ति, तो जन्मस्य स्थानम क्या हो जाएगा, जन्मस्य स्थानम, षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें सिर्फ तत्पुरुष समास लिखा हुआ है। जब आपकी आगे की क्लासेस होगी 9th में 10th में, तो उसमें जो है तत्पुरुष समास के विभेद आ गए हैं। ठीक है, तो अभी आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही है कि ये पहचानिए कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अब ये देखिए मत्स्य कूर्म मंडुकाहा, मत्स्य कूर्म मंडुकाहा, तो इसमें कितने शब्द आ रहे हैं, मत्स्य मछली, कूर्म मतलब कछुआ, और मंडुका मतलब मेढक, और च मतलब पता ही आपको कि और होता है, तो इसमें बीच बीच में क्या आ रहा है, मछली और। अब जब आप इसकी हिंदी करेंगे तो बीच में आपको लगेगा ना और, बीच में जब आप बोलेंगे ही बोलेंगे, मछली और कछुआ और मेढक, तो जब भी इस अनुवाद में बीच में और आता है तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास। कहते हैं माता पिता, तो जब हम माताश्च पिताश्च बोलेंगे और आप उसकी हिंदी करेंगे तो बीच में तो हिंदी करेंगे तो क्या बोलेंगे, माता और पिता, तो क्या हो जाएगा उसमें द्वंद्व समास। भाई बहन, भ्राताश्च भगिनीश्च, तो क्या करेंगे उसमें, वो भी हो गया भाई और बहन, तो उसमें भी द्वंद्व समास हो गया। यानी कि जब भी बीच में और आएगा तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करिएगा, फिर से देखिएगा उसको रिपीट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बीच बीच में जब भी उसका अनुवाद करवाते हैं तो हम आपको बताते रहते हैं कि विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, वही इसमें पूछ रहा है, विभक्ति और वचन। आपको रूप भी, अब आपको रूप भी याद करना शुरू हो जाना चाहिए। देखिए निम्नलिखित पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, निम्नलिखित ये लिख कर ये हटा दीजिए, इसमें लट लकार है, लोट लकार है। तो निम्नलिखित पदों की विभक्ति वचन और वचन लिखना है। ठीक, देखिए ये पद है, ये विभक्ति है और ये सारे वचन हैं। भवता, भवता में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। इसका हमने रूप भी लिखा हुआ है, ये देखिए रूप है। हाँ ये देखिए ये कौन सा है, भवत, भवत मीन्स होता है आप, और ये क्या है बच्चों, ये अव्यय है। क्या है, अव्यय। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये अव्यय क्या होता है, अव्यय वो होता है जिसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, जिसको बिगाड़ा नहीं जा सकता है। अब जैसे कोई शब्द बोलते हैं तो राम बोल देते हैं, श्याम बोल देते हैं। अब इस राम श्याम को आप गांव वगैरह में देखेंगे तो उसको बिगाड़ देते हैं, रमुआ कह देंगे, कभी शमुआ कह देंगे। लेकिन अब ये देखिए कह रहे हैं आप, अब आपको तो आप ही बोलते हैं ना, इसको बिगाड़ सकते हैं, नहीं बिगाड़ सकते। तुम, इसको आप बिगाड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकते इस शब्द को। तो जो शब्द को बिगाड़ा नहीं जा सकता है, उसमें विकार नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, वो शब्द क्या होता है, अव्यय होता है। तो ये भवत क्या है, अव्यय है। तो ये इसके रूप, ये हमने जो ये दिया है ना, इसके आप रूप जरूर याद करिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशंस में और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अभी आपके इसमें आया है भवता, तो देखिए भवता क्या है, तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। और बच्चों रूप याद, रूप आप इसको रूप को देख करके इतना भड़क न जाया करिए कि इतनी सारे हैं कैसे याद होंगे। रूप याद करने का भी एक वो होता है, ट्रिक होती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ज़्यादातर पूछता कैसे है, एक वचन में पूछता है।
ठीक है। और द्विवचन और बहुवचन को जब आप गौर से देखेंगे तो एक शब्द कई बार आए हैं, ये देखिए, तो इसको याद करना कितना इजी है। हाँ, एक एक शब्द, लेकिन इसमें एक वचन में ये जो शब्द हैं ये आपको ज़्यादा टिपिकल पड़ते हैं, तो आप एक वचन याद कर लेंगे, द्विवचन और बहुवचन याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और एक तरीका होता है जो आप ऐसे याद करते हैं, भवान भवन्तौ भवन्तः, इस वाले के स्थान पर यदि आप एक वचन को प्रथमा द्वितीया तृतीया करके याद करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। कैसे? ऐसे देखिए, भवान भवंतम भवता भवते भवतः भवत भवति भवन, और प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ऐसे तो आपको पता ही रहता है कि प्रथमा के बाद द्वितीया आता है, द्वितीय के बाद तृतीया आता है। और आप ऐसे ही याद करिए, एक वचन पहले याद करिए, पहले क्या करिए, एक वचन याद करिए। कैसे करेंगे कि भवान भव, और लय में याद करिए तो और भी अच्छी बात है कि भवान भवंतम भवता भवते भवतः भवत भवति भवन, ऐसे जब कैसे गाने याद हो जाते हैं उसी तरह से आप जब इसको करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप द्विवचन याद करिए, भवंतो भवंतो भवद्भ्याम 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 भवतो भवतो भवंतो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप, इसको हमने दे दिया, ये आप ज़रूर याद करिएगा। और ये कौन सा वचन हो गया? भवता तृतीया विभक्ति एक वचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। त्वया, ये त्वया भी क्या है? अभी हमने बताया ये त्वया भी अव्यय है, तृतीया विभक्ति एक वचन। इसका भी हम रूप दे चुके हैं और इसको कैसे किए हैं? अर्थ के साथ में। ठीक है, सबके अर्थ भी पता होने चाहिए आपको। ऐसे तरह से आप भवान में भी भवत में भी कर सकते हैं। ये क्या है? ये आपका है युष्मद, ये ऊपर की कटिंग छूटी हुई है, आप लिख लीजिए, ये क्या है? युष्मद है। युष्मद, युष्मद मतलब तुम का रूप है, और तुम भी क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। तो इसका युष्मद का देखिए आप, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। द्वितीय में क्या हो जाएगा? त्वाम, और ये जो कॉमा लगा है ना, कॉमा के स्थान पर आप करिए ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है या, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? या। और कॉमा का मतलब हो गया, त्वाम और ता दोनों कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जब ऑब्लिक करेंगे तो त्वाम लिखिए या आप क्या लिखिए? वा लिखिए। त्वाम लिखिए या वा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑब्लिक करिएगा, जहाँ जहाँ कॉमा लगा है ना उसके स्थान पे आप ऑब्लिक करिए। तो त्वाम, युवाम, युष्मान, वह, देखिए ये क्या है? वाम है, और यहाँ पे ता है। ठीक है, युवाम, वाम, युष्मान, यहाँ भी ऑब्लिक करिए, वह, या तो युष्मान का इस्तेमाल होता है या वह, दोनों ही ठीक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है तुझको, तुम दोनों को, तुमको, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, यानी तूने या तुझसे। ठीक है, त्वया करण कारक है ना, इसमें से लगता है, तो तुझसे, तुम दोनों से, और तुम सब से। ठीक है, चतुर्थी, तुभ्यम या ते कर सकते हैं, युवाभ्याम या वाम, युष्मभ्यम या वह, तो तेरे लिए या तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सब के लिए, यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, तुम सब के लिए। ठीक, पंचमी में देखिए, त्वत, तुझसे, ये किस क्या है? अलग होने, अपदान कारक है। तुम दोनों से, तुम सब से, यहाँ तुमसे नहीं, तुम सब से। षष्ठी, तव ते, तव, और यहाँ ऑब्लिक करिए, तव ते, तेरा, यहाँ है। ठीक है, तेरा, तुम दोनों, तेरा से मतलब है तुम्हारे का। ठीक है, कहते हैं ना तुम्हारे का, तो का सेंस है यहाँ पे, तेरा, तुम दोनों का, और तुम सब का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुम सब का। युवयो युष्माकम,
आपको ये जो है ज़रूर गौर करने की चीज़ है कि युवयो भी हो सकता है और वाम भी हो सकता है। सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु, यु त्वयि मतलब तुम, त्वयि क्या हो जाएगा, तुम पर या तुम में, ठीक है, दोनों कारक चिन्ह होता है ना सप्तमी में और पर, तुम में या तुम पर, युवयोः तुम दोनों पर, और युष्मासु तुम सब पर, ठीक है, तुम पर नहीं तुम सब पर, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत ये लिखा हुआ है उसकी हिंदी, और यहाँ पे अंत में बहुवचन है ना तो तुम सब आएगा, ठीक है, इसको आप शुद्ध कर लीजिएगा, ये तुम सब रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा ना आपको कि ये देखिए त्वया क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। उसी तरह से आपका तान, तान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तान का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, तत्, क्या होता है, तत्। तत् मीन्स होता है वह, तत् मीन्स वह। हमने आपको बताया था ना सह तौते, ये पुल्लिंग का रूप चलता है, ठीक है, और सा जो होते ही वो स्त्रीलिंग में चलता है, लेकिन ये पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग का है। द्वितीय बहुवचन, इसका भी रूप दिया हुआ है, इसका भी रूप हमने इसमें लिख दिया है सह, और इसके ऊपर आप लिख लीजिएगा तत्, तत् मीन्स वह, और पुल्लिंग है, ठीक है, और ये क्या है, पुल्लिंग है। सह तौ ते, ठीक है, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, तान द्वितीय, द्वितीय बहुवचन, ये आपका क्वेश्चन है। और फिर ये जो आपका है धीरः, धीवराः, सर्पाणाम, जब आप अकारांत का रूप याद करेंगे रामः या बालकः का, तो आप जो है आप एक रूप याद कर लेंगे अकारांत में, तो अकारांत के जितने भी शब्द आएंगे उसमें आप फिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आ गया धीवराः, ठीक है ना, तो धीवरा राम का रूप याद है आपको, तो रामः रामौ रामः होता है ना, तो उसी तरह से धीवरः धीवरौ धीवराः, प्रथमा बहुवचन। सर्पणाम, सर्पणाम मान लीजिए राम ही का रूप ले लीजिए, रामस्य रामयो रामाणाम, षष्ठी विभक्ति है, तो उसी तरह से सर्प का है, सर्पस्य सर्पयो सर्पाणाम, षष्ठी बहुवचन, ठीक। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। और ये जो हमने रूप दिया है ना, इसको, इस रूप को आप जरूर अपनी कॉपी पे लिखिएगा और याद करिएगा, ये अव्यय के रूप हैं, ठीक है। और अव्यय भी पता चल गया आपको क्या होता है, जिसमें जो है विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिस शब्द को बिगाड़ा नहीं जा सकता है, वो अव्यय होते हैं, ठीक। तो ये अव्यय के रूप हैं। और ये क्लास आपकी ख़त्म हो गई है, और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि, और इस बच्चों एक बात और है कि बगल में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।